यूपी लेखपाल 2026 इंपॉर्टेंट टॉपिक भूमि पैमाइश। क्या आपको पता है एक बीघा में कितने बिस्वा और एकड़ में कितना गज? आज मैं आपको ऐसे तरीका से बताऊंगा टू द पॉइंट जो कभी नहीं भूलोगे। बस एक बार पूरा देख लो, भूमि पैमाइश तैयार हो जाएगा। वीडियो को मैंने साइंटिफिकली ऐसे डिजाइन किया है कि वीडियो खत्म होने के बाद ये टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें है कॉन्सेप्ट विद फोटोज, पावरफुल फैक्ट्स, तुरंत एमसीक्यू प्रैक्टिस और लास्ट में नैनोसेकंड रिवीजन। आपको बस 2 काम करना है। वीडियो देखते वक्त धैर्य रखना, वीडियो को पूरा देखना है, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? ये जो शब्द है भूमि पैमाइश या लैंड मेजरमेंट, ये असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ एक फीता लेकर खेत के चारों तरफ घूमना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूमि पैमाइश का अर्थ केवल भौतिक रूप से जमीन नापना नहीं होता। इसका एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्य होता है। अच्छा। हाँ, इसका मुख्य अर्थ है जमीन की सही लंबाई और चौड़ाई नापकर उसका बिल्कुल सटीक क्षेत्रफल मतलब कि एरिया निकालना। एरिया निकालना। हाँ, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षेत्रफल को अंततः खतौनी या खसरा जैसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जाता है। प्रशासन को किसी किसान की जमीन का लगान तय करना हो या मुआवजा देना हो, वो सब इसी सटीक क्षेत्रफल के आधार पर होता है। और परीक्षाओं में परीक्षक अक्सर यहीं पर विद्यार्थियों को फंसाते हैं। एक बहुत ही आम बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू पूछा जाता है कि पैमाइश का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या? बिल्कुल, ये सवाल बहुत बार आता है। कई बार तैयारी करने वाले जल्दबाजी में खेती बढ़ाना या केवल जमीन नापना जैसे विकल्पों को सही मान लेते हैं, लेकिन जैसा कि अभी स्पष्ट हुआ, इसका एकमात्र सही उत्तर है सही लंबाई चौड़ाई नापकर सटीक क्षेत्रफल निकालना। एकदम सही। और इसके तुरंत बाद एक और ट्रिकी एमसीक्यू आता है कि पैमाइश के बाद का अगला कदम क्या होता है। परीक्षा में विकल्प दिए जाते हैं, जैसे कि फसल काटना या खेत में पानी देना या फिर क्षेत्रफल निकालना। अब जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो क्षेत्रफल निकालना चुन लेते हैं। अरे हाँ, लेकिन क्षेत्रफल निकालना तो पैमाइश की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। पैमाइश का अंतिम और सबसे जरूरी काम होता है उस निकाले गए क्षेत्रफल को सरकारी रिकॉर्ड यानी खतौनी या खसरा में आधिकारिक रूप से दर्ज करना। तो इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी उलझन के याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन मेमोरी ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत काम की है। विद्यार्थियों को बस एक सीधा सा क्रम याद रखना है। खेत नापो, फिर नापतोल करो, फिर क्षेत्रफल निकालो और अंत में रिकॉर्ड में दर्ज करो। बस यही एक तार्किक रास्ता है जिस पर लेखपाल काम करता है। बिल्कुल। अब क्योंकि रिकॉर्ड में क्षेत्रफल दर्ज करने के लिए सबसे पहले लंबाई को मापना जरूरी है, तो शुरुआत बुनियादी लंबाई की इकाइयों से ही करनी होगी, यानी फुट, इंच और सेंटीमीटर। हाँ, और यहीं से गणित का असली खेल शुरू होता है। और यहीं पर मतलब सबसे बड़ा धोखा भी होता है। बचपन से हम सभी ने ज्योमेट्री बॉक्स वाला वो बड़ा सा प्लास्टिक का स्केल देखा है। हाँ, बिल्कुल देखा है। उसे देखकर हमेशा यही लगता है कि 1 फुट में ठीक 30 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन जब हम इसके पीछे के गणित को ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कंफ्यूजन सामने आता है। हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर 1 फुट में 12 इंच है तो चलिए इसे गुणा करते हैं। 12 को 2 से गुणा किया तो 24 हुआ, फिर 12 को 0.54 से। रुकिए, ये तो ठीक 30 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना? ये तो 30.48 सेंटीमीटर बन रहा है। मतलब वो बचपन वाला स्केल हमें इतने सालों तक एक अनुमानित नंबर ही दिखा रहा था। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन गंभीर अंतर है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनाने वाले इसी भ्रम का पूरा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल उठाते होंगे। वे जानते हैं कि विद्यार्थी अपने पुरानी स्केल को याद करके तुरंत 30 सेंटीमीटर वाले विकल्प पर टिक कर देंगे। इसीलिए परीक्षाओं में जब एमसीक्यू आता है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो पहला ही विकल्प 30 सेंटीमीटर होता है, जो सीधा सीधा एक जाल है। एकदम सही। सही उत्तर हमेशा 30.48 सेंटीमीटर ही होगा। इसके अलावा लंबाई का एक और बहुत ही आम शब्द है गज। अरे हाँ, 2 गज की दूरी वाला मुहावरा तो मतलब कोविड के टाइम पे बहुत सुना है सबने। बिल्कुल सुना होगा। 1 गज में ठीक 3 फुट होते हैं, तो उस मुहावरे के हिसाब से 2 गज की दूरी का मतलब असल में 6 फुट की दूरी हुआ। अच्छा। हाँ, परीक्षा में यह भी सीधा एमसीक्यू बनता है कि 1 गज में कितने फुट होते हैं, और वहां भी 2, 3, 4 जैसे विकल्प देकर उलझाया जाता है। तो श्रोताओं को याद रखना है कि सही जवाब स्पष्ट रूप से 3 फुट है। अब इस बुनियादी लंबाई से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
जब बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं या शहर के बाहर कोई नया प्लॉट देखने जाते हैं तो बहुत अजीब स्थिति बनती है। कैसी स्थिति? कोई जमीन मीटर में बता रहा होता है तो कोई गज में बात कर रहा होता है। इनमें हमेशा एक भ्रम की स्थिति रहती है कि आखिर इन दोनों में से बड़ा कौन है। हाँ, ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि दोनों इकाइयां लगभग एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन अगर हम सटीक आंकड़ों पर गौर करें तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। ठीक है। वहीं 1 गज में केवल 36 इंच होते हैं। इस गणित के हिसाब से मीटर हमेशा गज से थोड़ा सा बड़ा होता है। सटीक रूप से कहें तो 1 मीटर में लगभग 1.09 गज होते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस मीटर बनाम गज के कंफ्यूजन को हल करने के लिए जो मेमोरी ट्रिक दी गई है वो तो कमाल की है। हाँ, वो ट्रिक मुझे भी बहुत पसंद है। ट्रिक है मीटर है बड़ा भाई, गज है छोटा भाई। मतलब गणित की भाषा में कहें तो m हमेशा g से बड़ा है। बिल्कुल। परीक्षा में जब MCQ आए कि मीटर और गज में बड़ा कौन है तो बस ये बड़ा भाई वाली ट्रिक याद करनी है। और अगर सटीक नंबर पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने गज होते हैं तो वो 1.09 गज होगा। ये ट्रिक सच में एग्जाम में समय बचाती है। तो खैर ये हो गई लंबाई की बात, लेकिन जब कोई किसान या लेखपाल खेतों की बात करता है तो वो केवल एक सीधी रेखा या लंबाई की बात नहीं कर रहा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस पूरी जमीन के फैलाव यानी क्षेत्रफल या एरिया की बात कर रहा होता है। और यहीं से हम भूमि पैमाइश के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता है। हाँ, क्योंकि अब हम क्षेत्रफल की माइक्रो इकाइयों की दुनिया में जा रहे हैं और इनके नाम सुनिए। उनवांसी, कछवांसी, बिस्वांसी। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी भाषा के शब्द हों। नाम जरूर थोड़े जटिल और पुराने लग सकते हैं, लेकिन इनका गणित बहुत ही ज्यादा तार्किक है। अगर हम क्षेत्रफल की सबसे छोटी बुनियादी इकाई की बात करें तो वो 1 वर्ग गज है, यानी 3 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी जगह। हाँ, जो कुल 9 वर्ग फुट के बराबर होती है। लेकिन क्षेत्रीय माप की भाषा में खेतों को नापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई शुरू होती है उसे उनवांसी कहते हैं। और यहीं पर इस पूरी माइक्रो दुनिया को डिकोड करने वाली एक सुपर ट्रिक काम आती है, 20 का पहाड़ा। बिल्कुल। ये पूरी की पूरी जटिल प्रणाली सिर्फ 20 के नंबर पे टिकी हुई है। हर इकाई अपनी अगली बड़ी इकाई का 20वां हिस्सा है। बस 20 से गुणा करते जाइए और अगली इकाई मिलती जाएगी। चलिए इसे विस्तार से समझाती हूँ। सबसे छोटी इकाई है उनवांसी। अगर 20 उनवांसी को एक साथ मिला दिया जाए तो वह 1 कछवांसी बन जाती है। गणित के हिसाब से 1 कछवांसी लगभग 3.40 वर्ग फुट होती है। इस 3.40 वर्ग फुट को अगर हम दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो ये कितना बड़ा होगा? आप ही बताइए। ये समझ लीजिए कि घर में एक सामान्य सी कुर्सी बिछाने भर की जगह है, यानी एक कुर्सी जितनी जमीन ही एक कछवांसी है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। अब इसी 20 के पहाड़े को आगे बढ़ाते हैं। अगर कुर्सी जितनी उस जगह को यानी कछवांसी को 20 गुना कर दिया जाए तो 20 कछवांसी मिलकर बनता है 1 बिस्वांसी। अच्छा, बिस्वांसी। हाँ, और 1 बिस्वांसी लगभग 68 वर्ग फुट के बराबर होती है। 68 वर्ग फुट। चलिए इसका भी गणित लगाते हैं। अगर कोई जगह 10 फुट लंबी है और 6.8 फुट चौड़ी है तो उसका क्षेत्रफल 68 वर्ग फुट हुआ। बिल्कुल। मतलब एक बहुत ही छोटी सी दुकान या सड़क किनारे की चाय की स्टॉल जितनी जगह। एक कुर्सी यानी कछवांसी से शुरू किया था और अब हम एक चाय की स्टॉल यानी बिस्वांसी तक पहुंच गए। एकदम सटीक एनालॉजी आपकी। और फिर इस माइक्रो स्केल का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है बिस्वा। बिस्वा, ये शब्द तो बहुत सुना है। हाँ, अगर हम उन 20 चाय के स्टॉल्स यानी 20 बिस्वांसी को एक साथ मिला दें तो 1 बिस्वा बनता है। 1 बिस्वा में 1361 वर्ग फुट या लगभग 151.25 वर्ग गज जमीन होती है। मतलब ये एक अच्छे खासे बड़े कमरे या छोटे से घर जितनी जगह हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ये 20 का पहाड़ा तो सच में जादुई है। 20 उनवांसी से 1 कछवांसी, 20 कछवांसी से 1 बिस्वांसी और 20 बिस्वांसी से 1 बिस्वा। और परीक्षाओं में जब इससे जुड़े MCQs आते हैं तो वे सीधे इसी 20 के नियम को चुनौती देते हैं। जैसे सवाल आएगा कि 20 उनवांसी कितने कछवांसी होते हैं।
विकल्प होंगे 0.5, 1, 2 या 5। अगर विद्यार्थियों को 20 का पहाड़ा याद है तो कोई भी तुरंत बता देगा कि सही जवाब 1 कछवांसी है। या फिर वो लोग क्षेत्रफल के नंबर पूछेंगे, जैसे 1 कछवांसी लगभग कितने वर्ग फुट होते हैं। हाँ, ये भी बहुत आता है। वहाँ 1.50, 3.40, 9 या 68 जैसे विकल्प होंगे। अगर कुर्सी वाला उदाहरण याद होगा तो 3.40 वर्ग फुट चुनना बहुत आसान हो जाएगा। एकदम सही। इसी तरह 1 बिस्वांसी के लिए 68 वर्ग फुट वाला MCQ बनता है। और सबसे जरूरी सवाल, 20 बिस्वांसी जमीन किसके बराबर होती है? इसका सीधा सा जवाब है 1 बिस्वा, जिसमें 1361 वर्ग फुट होते हैं। बिल्कुल। तो अब जब बिस्वा समझ में आ गया है तो हम इस चर्चा के मतलब सबसे चर्चित और मशहूर शब्द की ओर बढ़ सकते हैं, बीघा। हाँ, बीघा। लेकिन बीघा नापने से पहले एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। लेखपाल साहब जब किसी किसान का खेत नापने जाते हैं तो वे इस्तेमाल क्या करते हैं? क्या वे कपड़े नापने वाला कोई लंबा सा इंच टेप लेकर मतलब खेत में घूमते हैं? नहीं नहीं, कपड़े नापने वाला फीता यहाँ बिल्कुल काम नहीं आता। लेखपालों के पास जमीन नापने के अपने पारंपरिक और बेहद मजबूत उपकरण होते हैं। इनमें 2 नाम सबसे प्रमुख हैं, गट्ठा और जरीब। गट्ठा और जरीब। हाँ, गट्ठा एक तरह का लंबा बांस या डंडा होता है जिसकी मानक लंबाई 99 इंच या 8.25 फुट होती है। अच्छा, 99 इंच। हाँ, और दूसरी तरफ होती है जरीब। ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, बल्कि लोहे की कड़ियों से बनी एक बहुत ही भारी और लंबी चेन होती है जो पूरे 55 गज लंबी होती है। चलिए, गट्ठा और जरीब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी किसान का खेत एकदम चौकोर या आयताकार ना हो, मान लीजिए खेत टेढ़ा मेढ़ा है या तिकोना है, तो उसे कैसे नापते हैं? उसके लिए तो कोई विशेष उपकरण नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर एक और बहुत व्यवहारिक मेमोरी ट्रिक काम आती है। बांटो, नापो, एरिया निकालो और सभी जोड़ दो। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। यानी पूरे टेढ़े खेत को एक साथ नापने के बजाय उसे काल्पनिक रूप से छोटे छोटे चौकोर या रेक्टेंगल टुकड़ों में बांट लिया जाता है। फिर हर टुकड़े का अलग अलग एरिया निकाला जाता है और अंत में उन सबको जोड़ दिया जाता है। ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे प्रभावी उपयोग है। अब आते हैं उस विषय पर जो विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा करता है, कच्चा बीघा और पक्का बीघा। हाँ। भारत के अलग अलग हिस्सों में बीघा अलग अलग होता है, जिससे बहुत भ्रम होता है। हाँ, मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके मायने हर जगह बदलते रहते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझते हैं, एक कच्चा बीघा जो होता है वो 1008 वर्ग गज के बराबर होता है, लेकिन जो असल सरकारी और प्रामाणिक इकाई है जिसे रिकॉर्ड में माना जाता है वो है पक्का बीघा। पक्का बीघा। हाँ, एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज का होता है और इसी पक्के बीघे में पूरे 20 बिस्वा आते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। अगर हम इस 3025 वर्ग गज वाले गणित को थोड़ा ध्यान से देखें तो अरे, ये तो लेखपाल की जरीब से सीधा जुड़ा हुआ है। कैसे भला? अभी हमने बात की थी कि जरीब 55 गज लंबी होती है। अगर हम उस 55 गज लंबी जरीब से एक एकदम चौकोर हिस्सा यानी एक स्क्वायर बना दें जिसकी लंबाई भी 55 गज हो और चौड़ाई भी 55 गज हो, तो 55 को 55 से गुणा करने पर जवाब 3025 वर्ग गजी आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब एक पक्का बीघा और कुछ नहीं, बस एक वर्ग जरीब ही है। दिमाग की बत्ती जलने वाला पल है ये तो। हाँ, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एक पक्का बीघा असल में एक वर्ग जरीब के बराबर ही होता है। यही इसका सबसे तार्किक आधार है। और इन दोनों बीघों, कच्चे और पक्के के बीच का रिश्ता याद रखने के लिए जो मेमोरी ट्रिक है वो तो कभी ना भूलने वाली है। ट्रिक है? हाँ, पक्का 3 कच्चे को खा जाता है। हाँ, सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है। बिल्कुल। लेकिन गणित के लिए एकदम सटीक है। हाँ, मतलब एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे। परीक्षा में जब MCQ आता है कि एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं, तो ये ट्रिक तुरंत सही जवाब यानी 3 तक पहुंचा देती है। परीक्षाओं में इन उपकरणों और बीघे से जुड़े कई सवाल बनते हैं। जैसे MCQ आएगा, गट्ठा की लंबाई कितनी होती है? वहां 55 गज, 68 फुट, 99 इंच जैसे विकल्प देकर उलझाया जाता है। तो सही जवाब 99 इंच है।
या फिर सवाल आता है कि एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं। अगर वो जरीब वाला 55 गुणा 55 का गणित याद है तो 3025 वर्ग गज चुनना मतलब कुछ सेकंडों का काम है। बिल्कुल। अब तक हमने क्षेत्रीय स्तर की इकाइयां देखी, उनवांसी, बिस्वा, बीघा। ये गांव के स्तर पर या छोटे खेतों के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हो जब खेत बहुत बड़े हों? हाँ, तब ये इकाइयां छोटी पड़ जाती हैं। या जब सरकार कोई नया नेशनल हाईवे बना रही हो और उसे किसानों की जमीन का मुआवजा तय करना हो, तब तो बीघा या बिस्वा से काम नहीं चलता। नहीं चलता। ऐसी स्थिति में हम माइक्रो स्केल यानी बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की इकाइयों की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ भूमि पैमाइश में दो नाम सबसे ज्यादा आते हैं, एकड़ और हेक्टेयर। एकड़ और हेक्टेयर। हाँ, चलिए पहले एकड़ के गणित को समझते हैं। जब बड़े खेतों की खरीद फरोख्त होती है तो एकड़ का इस्तेमाल होता है। एक एकड़ 4840 वर्ग गज का होता है। 4840 वर्ग गज। अगर हम इसे उस पक्के बीघे जो 3025 वर्ग गज था उससे तुलना करें तो ये कितना बैठेगा? अगर हम इसे बीघे की भाषा में समझें तो एक एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। मतलब 1.5 बीघे से थोड़ा सा ज्यादा जमीन मिलकर एक एकड़ बनती है। अच्छा। और अगर मीटर में बात करें तो एक एकड़ लगभग 4047 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और जब बात पूरी तरह से सरकारी रिकॉर्ड, बड़े मुआवजे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की हो तब हेक्टेयर का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, हेक्टेयर क्षेत्रफल मापने की सबसे बड़ी मानक इकाई है। एक हेक्टेयर पूरे 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसे विजुअलाइज करना हो तो सोचिए कि एक जमीन का टुकड़ा जो 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर ही चौड़ा है, वो पूरी जमीन एक हेक्टेयर कहलाएगी। ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। बहुत बड़ा। अगर इसे एकड़ में बदलें तो एक हेक्टेयर में लगभग 2.47 एकड़ होते हैं। और अगर अपने उसी पुराने पक्के बीघे में लौटें तो एक हेक्टेयर लगभग 3.95 पक्का बीघा होता है, यानी करीब करीब 4 बीघे के बराबर की जमीन। इस हेक्टेयर वाले 10,000 वर्ग मीटर के आंकड़े को याद रखने के लिए एक बहुत ही रचनात्मक मेमोरी ट्रिक मौजूद है। ट्रिक है, हेक्टेयर में एयर छुपा है। हाँ, ये ट्रिक बहुत काम आती है। अब यहां विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि ये एयर हवा वाला एयर नहीं है। क्षेत्रफल नापने की इकाई होती है एयर, और एक एयर का मतलब होता है ठीक 100 वर्ग मीटर। बिल्कुल। तो हेक्टेयर क्या है? शब्द को ही तोड़ लें। हेक्टेयर में एयर है जो 100 करके भरपूर है, यानी 100 को 100 से गुणा करें तो जवाब सीधा 10,000 वर्ग मीटर आ जाता है। ये शब्दों के साथ खेलकर गणित याद करने का मतलब बेहतरीन तरीका है। परीक्षाओं में ये बड़ी इकाइयां बहुत फंसाती हैं। जैसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? अब परीक्षक जानबूझकर एक विकल्प 4047 दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि तैयारी करने वाले अक्सर मीटर और गज में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन 4047 तो वर्ग मीटर हैं। सही जवाब 4840 वर्ग गज है। या फिर एमसीक्यू आएगा कि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। एयर वाली वो 100 गुना 100 की ट्रिक याद रहेगी तो 10,000 वर्ग मीटर तुरंत दिमाग में आ जाएगा। एकदम सही। या फिर एक हेक्टेयर लगभग कितने पक्का बीघा होता है, तो जवाब है 3.95 पक्का बीघा, जो कि मतलब 4 के बहुत करीब है। तो इस तरह हमने भूमि पैमाइश के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर लिया है। एक कुर्सी जितनी जगह घेरने वाली कछवांसी जैसी सबसे छोटी इकाई से लेकर एक बड़े हाईवे के लिए नापे जाने वाले हेक्टेयर जैसी सबसे बड़ी इकाई तक का सफर तय कर लिया है। और परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए इस पूरे सफर को एक झटके में याद रखने के लिए मतलब एक सुपर ट्रिक या एक अल्टीमेट कन्वर्जन फ्लो है। ये ट्रिक है VPA है। VPA है। सुनने में ये किसी पुराने मंत्र जैसा लगता है, लेकिन असल में ये छोटी से बड़ी इकाइयों का बिल्कुल सही क्रम है। मैं इस मंत्र यानी VPA का विस्तार कर देती हूँ। सबसे पहले V से आता है बिस्वा, जो 151.25 वर्ग गज है। ठीक है। उससे बड़ा होता है प से पक्का भीगा, जो 3025 वर्ग गज है। फिर उससे बड़ा होता है ए से एकड़, जो 4840 वर्ग गज है। और अंत में सबसे बड़ा हे से हेक्टेयर, जो 10,000 वर्ग मीटर है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक। बस V पे है याद रखना है, और आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर का कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। बिस्वा, पक्का भीगा, एकड़ और हेक्टेयर, बिल्कुल। इन सभी मेमोरी ट्रिक्स
चाहे वो मीटर बड़ा भाई हो, 20 का पहाड़ा हो, पक्का 3 कच्चे को खा जाता है, हेक्टेयर में एयर हो या फिर ये वी पे है हो, इन सब ने गणित के उन नीरस आंकड़ों और डरावने लगने वाले पारंपरिक शब्दों को एक मजेदार और हमेशा याद रहने वाली कहानी में बदल दिया है। हाँ, बिल्कुल बदल दिया है। जो विद्यार्थी इस तार्किक तरीके से चीजों को विजुलाइज करेंगे, उनका परीक्षा में भूमि पैमाइश का एक भी प्रश्न गलत होने की गुंजाइश नहीं बने। तो शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। इसका मुख्य उद्देश्य है सही लंबाई चौड़ाई नापकर क्षेत्रफल निकालना। हाँ, और पॉइंट 2 में आते हैं इसके 4 चरण, मतलब खेत, नापतौल, गणना और खतौनी या खसरा प्रविष्टि। यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है, इनका सही क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही। अब पॉइंट 3 पर आते हैं, जो इकाइयां हैं, जैसे हेक्टेयर, वर्ग मीटर और बीघा। पॉइंट 4 कहता है कि 1 हेक्टेयर में सीधे 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। पॉइंट 5 में 1 बीघा लगभग 2500 वर्ग मीटर बताया गया है। लेकिन बीघा हर जगह अलग क्यों होता है? मतलब हर जिले में इसका साइज बदल जाता है ना? ये क्षेत्रीय मानकों पर निर्भर करता है, पर परीक्षा के लिए मानक यही 2500 ही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। राइट। तो पॉइंट 6 में उपकरण है, जैसे चेन, फीता, मीटर, कैलकुलेटर और खाता बही। बिल्कुल। अब पॉइंट 7, 8, 9 और 10 को एक साथ समझते हैं। चेन 20 या 30 मीटर की होती है, जिसमें 100 लिंक होते हैं। एक लिंक 0.20 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर का होता है। अरे वाह, इसका ट्रिक तो सीधा है। 100 को 0.20 से गुणा करो तो सीधा 20 मीटर का हिसाब आ जाता है। हाँ, यही तो ट्रिक है। अब पॉइंट 11 और 12 कहते हैं कि फीता भी 20 या 30 मीटर का होता है, और इस पर निशान सेंटीमीटर और मीटर में होते हैं। समझ गया। अब पॉइंट 13, 14 और 15। 1 मीटर में 1.09 गज, 1 गज में 3 फीट और 1 फीट में 12 इंच। ये तो डायरेक्ट कन्वर्जन सवाल बनता है एग्जाम में। बिल्कुल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पॉइंट 16 है अभिलेख, खतौनी, खसरा, नक्शा और रजिस्टर। यहाँ फील्ड सर्वे डेटा और भूमि अभिलेख में अंतर समझना जरूरी है। फील्ड सर्वे डेटा तात्कालिक होता है, जबकि भूमि अभिलेख स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सही पॉइंट पकड़ा। पॉइंट 17 के अनुसार नक्शे में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। पॉइंट 18 और 19 बताते हैं कि चेन दूरी के लिए है और टेप धातु या फाइबर ग्लास का होता है। और कोण मापने के लिए पॉइंट 20 कहता है थियोडोलाइट और पॉइंट 21 कहता है ऊंचाई नापने के लिए ऑटो लेवल। थियोडोलाइट नाम बड़ा है, पर काम सिर्फ एंगल निकालना है। हाँ, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, यानी ज्यामिति। पॉइंट 22 है आधार रेखा या बेसलाइन, जो मुख्य प्रारंभिक रेखा होती है। और पॉइंट 23 और 24 में त्रिभुज विधि यानी साइन नियम और समकोण निकालने की 3, 4, 5 पाइथागोरस विधि है। हाँ, पॉइंट 25 बताता है पार्श्व रेखा, जिसे लंबवत रेखा या ऑफसेट भी कहते हैं। अच्छा। अब पॉइंट 26, 27 और 28 सबसे जरूरी हैं। अच्छा। वो त्रुटि जांच वाले, जहां बंद क्षेत्र की जांच दोहरे मापन से होती है, अंतर अधिक हो तो दोबारा नापना पड़ता है। हाँ, और स्वीकार्य अंतर यानी परमिसिबल एरर 1/1000 भाग होता है। ये एग्जाम ट्रैप है, इसे रट लेना चाहिए। बिल्कुल। पॉइंट 29 है प्लॉट यानी सीमाबद्ध भूमि, और अंत में पॉइंट 30 बताता है कि मैदानी किताब यानी फील्ड बुक और नक्शा तैयार किया जाता है। अगर आपने ये पूरा नैनो शॉर्ट रिवीजन अच्छे से समझ लिया तो लेखपाल शब्दावली से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।